हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान जो नवीन संशोधित सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बीच में चल रहा था चैप्टर कार्यपालिका उसको हमने छोड़ दिया है। इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका ये चैप्टर हट चुके हैं। टोटल 10 में से 4 चैप्टर हटा दिए गए हैं। अभी हमारे पास बचे हैं 6 चैप्टर और इसमें शुरू के 3 चैप्टर हमारे हो चुके थे। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है संघवाद। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि हम पढ़ रहे थे कार्यपालिका और कार्यपालिका आधा चैप्टर हमने आधे से ज्यादा पढ़ लिया था, लेकिन वो नवीन सिलेबस में नहीं है तो उसको पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है। संघवाद को पढ़ने से पहले हमारे एग्जाम्पल में सोवियत संघ का उदाहरण दिया गया है। सोवियत संघ का उदाहरण, ये उदाहरण हम देखते हैं क्योंकि अगली साल जब एनसीईआरटी आपके यहाँ चालू हो जाएगी, अभी तो आरबीएसई चल रही है, 12th क्लास में ये बहुत डिटेल से हमें पढ़ने को मिलेगा। सोवियत पॉलिसी वगैरह सब एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू है और इसको हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। हुआ क्या, 1914 से 1918 के बीच, 1914 से 1918 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ। इसके बाद 1939 से 1943 सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। ये 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। प्रत्येक बच्चा ये जानता है, आपको याद रखना है। बोर्ड एनसीईआरटी का जब सिलेबस चलता था तो पहले विश्व युद्ध की डेट आपसे पूछी गई थी, आपको भी याद रखना है। अगले साल के लिए भी हमारे यहाँ तैयारी हो रही है 12th बोर्ड की। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं अभी तक। पहला विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 में, 14 से 18 तक, और दूसरा 39 से 45 तक। अब सवाल ये उठता है कि विश्व युद्ध तो हम समझते हैं कि पूरी दुनिया के लगभग देश 2 भागों में बंट गए और आपस में लड़ने लग गए, तो क्या कहलाएगा, विश्व युद्ध कहलाएगा। पहला विश्व युद्ध होने के बाद पूरी दुनिया ने एक समूह बनाया, एक जगह बैठे और ये सवाल उठा कि कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय मंच होना चाहिए, कोई ऐसा धरातल होना चाहिए जहां विवाद की स्थिति में हम बैठ सकें, बातचीत कर सकें और होने वाले मुद्दों को हम आसानी से सुलझा सकें, सॉर्ट आउट कर सकें प्रॉब्लम्स को, यदि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो। इसलिए 1920 में, जनवरी 1920 में बना था ये संगठन, लीग ऑफ नेशन बना, राष्ट्र संघ बना, लीग ऑफ नेशंस बना, जिसे हिंदी में राष्ट्र संघ भी कहा जाता है। पहले विश्व युद्ध के बाद एक संगठन बना जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, जिसको हिंदी में राष्ट्र संघ कहते हैं। 1920 में बनाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि पूरी दुनिया में जो विश्व युद्ध के जैसे हालात हैं, तनाव के जो हालात हैं, उन हालातों को हम रोकेंगे, विवाद को हम समाप्त करेंगे और आपसी सामंजस्य को बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें ये कामयाब नहीं हुआ। हम जानते हैं दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, 39 से 45 के बीच में वापस होने लग गया। फिर से वही सवाल कि लीग ऑफ नेशन का जो मूल उद्देश्य था वो सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकना था, दूसरा विश्व युद्ध ना हो, क्योंकि ये बना उससे पहले ही पहला विश्व युद्ध तो हो चुका था। लीग ऑफ नेशन का ये लक्ष्य था कि जितने भी संघर्ष हैं, युद्ध हैं, देशों में तनाव के मुद्दे हैं, उन्हें बैठकर सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। इस युद्ध में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, इस दिन को हिरोशिमा और नागासाकी 2 जगह क्या गिराए गए थे, बम गिराए गए थे। और ये दोनों ही शहर कहाँ के हैं, जापान के हैं। इस पर 2 बॉम्ब थे, एक तो लिटिल बॉय, एक तो कौन सा था, लिटिल बॉय, और एक था फेट मैन। ये 2 बमों के नाम है जो परमाणु बम थे। अभी तक की कहानी हमने ये पढ़ी, 14 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए कौन सी संघ बनाया गया, लीग ऑफ नेशंस बनाया गया अंतरराष्ट्रीय धरातल पर।
लेकिन उसका उद्देश्य दूसरा विश्व युद्ध रोकना था, जिसमें वो हो गया असफल। दूसरा विश्व युद्ध हुआ 39 से 45। इस युद्ध में एक बड़ी घटना घटी, वो थी जापान के 2 शहरों पर अमेरिका ने बम गिराए, जिसमें पहला शहर था हिरोशिमा और दूसरा शहर था नागासाकी। ये 6 अगस्त और 9 अगस्त को ये घटना घटी थी 1945 में। इसके बाद विश्व युद्ध समाप्त हो गया, जापान ने सरेंडर कर दिया और सारा मामला सुलट गया। लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के 2 परमाणु बम थे। अब यहां से हमारी सोवियत संघ की घटना होती है शुरू। इसके बाद क्या होता है कि दुनिया में शक्ति के समीकरण बदलते हैं। किसके समीकरण बदलते हैं? शक्ति के। और दुनिया 2 ध्रुवों में बढ़ने लगती है। शक्ति के केंद्र बढ़े और दुनिया में कितने ध्रुव बनने लग गए? 2 ध्रुव बनने लग गए। पहला ध्रुव था अमेरिका और दूसरा ध्रुव था सोवियत संघ। पहला ध्रुव कौन सा था? अमेरिका। और दूसरा ध्रुव कौन सा था? सोवियत संघ। अमेरिका के सहयोगी पश्चिमी यूरोप वाले थे, पश्चिमी यूरोप वाले, और इसके सहयोगी थे पूर्वी यूरोप वाले। अमेरिका ने संगठन बनाया था, उसका नाम था नाटो। इसने संगठन बनाया था वार्सा संधि। आपको ये ध्यान होना चाहिए, पूंजीवाद पर विश्वास रखते थे और ये साम्यवाद पर विश्वास रखते थे। इतनी बातें हम जब डिटेल से इसको पढ़ेंगे तब हमारे काम आएंगी। 45 के बाद शक्ति के केंद्र बदल गए, जापान हार गया, जर्मनी हार गया, अमेरिका और उसके सहयोगी जीतकर आ गए। तो सोवियत संघ भी द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी तरफ था? अमेरिका वाले ग्रुप में ही था। तो दुनिया में 2 शक्ति के केंद्र बड़े बन गए, पहला सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका। सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवाद पर आधारित थी, अमेरिका की विचारधारा पूंजीवाद पर आधारित थी। और दुनिया में 2 स्तंभ स्थापित हो गए, पहला सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब 2 बराबर के देश हो जाते हैं, आपने देखा होगा मोटू पतलू को अगर हम देखें तो पतलू हमेशा पिटता है। जैसे मान लीजिए आमने सामने आ रहे हैं और पतलू ने नमस्कार नहीं किया तब भी वो पिटाई करेगा, और अगर पतलू ने नमस्कार कर लिया तब भी वो पिटाई करेगा। तो इतना बड़ा हो गया कि मेरे से नमस्कार कर रहा है, और अगर नमस्कार नहीं किया तब भी उसे मोटू पीटेगा। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली देश दादागिरी करते हैं, लेकिन दोनों ही यदि बराबर के देश हैं तो फिर उनमें झगड़ा नहीं होता है। जैसे कारगिल युद्ध में देखें, भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश थे। ऐसी स्थिति में इनमें विवाद नहीं हुआ और परमाणु हमला नहीं किया, क्योंकि यदि परमाणु हमला होता तो रिजल्ट्स देखने के लिए दोनों देश ही नहीं रहते। अब यहाँ क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हुआ 89 के बाद, और ये ऑथेंटिक है 25 दिसंबर को ये हुआ था। तो इन सब ने मिलकर जो संगठन बनाया था उन्हें हमें कहा राष्ट्रों का संगठन। क्या कहा? राष्ट्रों का संगठन। और इसका जो विघटन हुआ लगभग 15 राष्ट्रों में हुआ। आपने नाम सुना होगा अजरबैजान और आर्मेनिया, जो अभी बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर आ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं दोनों ही देश। ये सोवियत संघ के ही आजाद हुए हिस्से हैं, यानी कि सब मिलकर एक प्रकार से एक मजबूत संगठन में काम करने वाले ये देश थे। इतनी बातें हमें समझनी होंगी जब संघवाद को हम समझ रहे हैं। तो यहां से सवाल क्या क्या बने? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 39 से 45। दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कितने भागों में बट गई? 2 भागों में, 2 ध्रुवों में, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। और हमने ये भी देख लिया कि जब शक्ति दोनों में बराबर होती है तो झगड़ा नहीं होता है, रक्त रंजित युद्ध नहीं होते हैं। इसीलिए 1945 से 91 तक शीत युद्ध का दौर चला। किसका दौर चला? शीत युद्ध का दौर चला। अब ये शीत युद्ध क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब मारकाट नहीं होती, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, आमने सामने का युद्ध नहीं होता, तो एक दूसरे की विचारधारा को कम करने का, कि साम्यवादियों ने कहा पूंजीवाद गलत है, पूंजीवादियों ने कहा साम्यवाद गलत है,
अमेरिका ने सोवियत संघ को नीचा दिखाया, सोवियत संघ ने अमेरिका को नीचा दिखाया। यानी कि आर्थिक एक दूसरे से कंपटीशन करना, एक दूसरे को मानसिक क्षति पहुंचाना, एक दूसरे की व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाना, ये कौन सा युद्ध कहलाया? शांत शीत युद्ध कहलाया। यानी कि मस्तिष्क में लड़े जाने वाला युद्ध कौन सा था? शीत युद्ध कहलाया। यहां से हमें एक शब्द देखना है, राष्ट्रों का संगठन। यहां भी राष्ट्रों का संगठन है और यहां भी राष्ट्रों का संगठन है। वर्तमान में नाटो भी है जो 12 देशों का संगठन था, वर्तमान में लगभग 29 देश इसमें शामिल है। तो नाटो की बात करें तो ये अमेरिका के सहयोगी राष्ट्रों का संगठन था, वार्सा सोवियत संघ के संगठनों का सहयोगी राष्ट्र था। में आगे देखें तो सबने मिलकर, यानी कि जो अमेरिका की विचारधारा में समर्थन करने वाले लोग थे वो किसके साथ आ गए? नाटो संगठन में आ गए, अमेरिका के नेतृत्व में आ गए। जो सोवियत संघ की विचारधारा में समर्थन करने वाले लोग थे वो साम्यवाद की विचारधारा का समर्थन करते थे और वो सोवियत संघ के साथ आ गए। और पूरी दुनिया कितने भागों में बट गई? 2 भागों में बट गई। और ये राष्ट्रों के संगठन बनाकर पूरी दुनिया को कितने भागों में बांट लिया? 2 भागों में इन्होंने बांट लिया। अब हम, ये तो हमारे उदाहरण थे, हमारी किताब में सोवियत संघ का उदाहरण था। इतनी बातें हमें समझ में आनी चाहिए। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 को। इसके बाद हम बात करते हैं संघवाद की। तो संघवाद को अंग्रेजी में कहते हैं फेडरेशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फेडरेशन कहते हैं। लेकिन भारतीय परिवेश में देखें तो हमने फेडरेशन की जगह क्या लिया है? यूनियन लिया है। क्या लिया है? यूनियन। और यूनियन को हम कहते हैं संघ। क्या कहते हैं? संघ। लेकिन भारत में संघ शब्द संविधान में कहीं भी नहीं है, जबकि भारत के संविधान में क्या लिया गया है? राष्ट्रों का, राज्यों का संघ। भारत के संविधान में क्या शामिल किया गया है? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ, ये शब्द यूज किया गया है। आपको याद होना चाहिए कि भारत के संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं है, जबकि उसकी जगह क्या लिया गया है? राज्यों का संघ शब्द इस्तेमाल किया गया है। हम पढ़ रहे हैं संघवाद, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फेडरेशन कहते हैं। भारत में फेडरेशन शब्द को नहीं अपनाया, जबकि क्या अपनाया है? यूनियन शब्द को ज्यादा अच्छी तरीके से अपनाया है। भारत यूनियन का हिंदी में अर्थ क्या होता है? संघ होता है। जबकि भारत ने संघ शब्द ना लेकर क्या लिया है? राज्यों के संघ शब्द का इस्तेमाल किया है। अब राज्यों के संघ शब्द की अगर हम बात करें तो ये क्या है, किस प्रकार से है, ये भी हम देख लेते हैं। अब संघवाद में वास्तव में क्या होता है? सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक केंद्र है और सारी शक्तियां इसके पास आ रही हैं। सारी शक्तियां किसके पास आ रही हैं? इसके पास आ रही हैं। तो ये व्यवस्था कहलाएगी केंद्रीय व्यवस्था। क्या कहलाएगी? केंद्रीय व्यवस्था, या इसे कहते हैं ध्रुवीकरण। क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण। एक ध्रुव पर पावर का कंट्रोल हो जाना, एकत्रित हो जाना, एक जगह शक्तियों का केंद्रित हो जाना और यहां से सबको शक्तियां मिलना क्या कहलाता है? केंद्रीकरण या ध्रुवीकरण कहलाता है। यानी कि यहां से सबको दी जाएंगी। जैसे भारत में केवल मोदी जी ही होते, गहलोत साहब नहीं होते, फडणवीस साहब नहीं होते, महाराष्ट्र की, गुजरात की, हरियाणा की सरकारें नहीं होती, केवल मोदी जी ही पूरे देश में होते और इन्हीं का शासन पूरे देश पर कायम होता, तो कौन सी व्यवस्था कहलाती? केंद्रीयकरण या ध्रुवीकरण कहलाता। लेकिन दूसरी व्यवस्था यदि हम देखें तो यहाँ पर ये सेंटर बिंदु और इससे सभी को यदि शक्तियां दे दी जाएं तो ये कौन सी व्यवस्था कहलाएगी? ध्रुवीकरण। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर संविधान है, संविधान से ताकत मिली केंद्र सरकार को, फिर राज्य सरकार को, संविधान से शक्ति मिली केंद्र सरकार को,
फिर मिली राज्य सरकार को और फिर मिली स्थानीय शासन को। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि केंद्र सरकार को हम हटा दें तब भी आप जानते हैं राज्य सरकार को भी संविधान से ही ताकत मिल रही है। ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहलाती है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहलाता है। यहाँ पर राज्य सरकार को उतने ही अधिकार प्राप्त हैं जितने केंद्र सरकार को प्राप्त है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकार नहीं होती, राज्य सरकार ज्यादा प्रबल होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। केंद्र सरकार हमेशा प्रबल रहेगी, एकात्मक केंद्र हमारे हमेशा रहा है। आपातकाल में राज्य सरकार को हटाया जा सकता है, राज्य सरकार की शक्तियां कम है, लेकिन केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग भी नहीं कर सकती। केंद्र सरकार की जिस प्रकार से इंडिविजुअल शक्तियां संविधान के द्वारा प्राप्त हैं, उसी प्रकार से राज्य सरकार की भी इंडिविजुअल शक्तियां सरकार के द्वारा सरकार को संविधान से प्राप्त हैं। स्थानीय स्वशासन को भी शक्तियां संविधान से ही मिलती हैं। कुल मिला के बात यह है कि केंद्र सरकार चाहकर भी, जैसे मोदी जी का राज अभी देश में है, तो राजस्थान में जो गहलोत जी की सरकार है उसे आज केंद्र सरकार चाहकर भी आसानी से हटा नहीं सकती। हाँ, अराजकता है, शासन नहीं चला पा रहे हैं, हिंसा हो रही है, गृह युद्ध के हालात हैं, राज्यपाल विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं आपातकाल 356 के। यदि उसमें रिकमेंडेशन होता है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को हटा सकती है, विधानसभा को भंग कर सकती है, लेकिन द्वेषतावश जैसे अकाली दल को किया गया पंजाब में, राजस्थान में भैरव सिंह जी के समय किया गया, तो उन चीजों की तरह आज संभव नहीं है। बहुत ज्यादा संशोधन हो चुके हैं और संविधान की शक्तियां सबको सेपरेट मिली है। तो ये क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण व्यवस्था या ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहलाता है। सत्ता के ऊर्ध्वाधर बंटवारे को हम क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? इसमें आप शक्ति भी जोड़ सकते हो, सत्ता और क्या जोड़ सकते हो? दूसरा शब्द शक्ति, यानी कि शक्ति का भी ऊर्ध्वाधर बंटवारा ही क्या कहलाता है? संघवाद, फेडरेशन, यूनियन कहलाता है। भारत के परिवेश में देखें, भारत के पक्ष में देखें तो सबसे सेपरेट शब्द क्यों आता है? यूनियन। यूनियन एक बेटर ऑप्शन है। यूनियन इसलिए बेटर है क्योंकि हमने राज्यों का संघ चुना। इसका भी एक उदाहरण हम लोग अभी देखते हैं। भारत में क्या किया गया है? दो उदाहरण हम देखते हैं। ये तो है अन्य देश और ये है भारत। यदि हम भारत को देखें तो ये तो हो गया केंद्र, जिसे हम क्या कहेंगे? भारत। ये इसकी राजधानी और ये इसका अन्य देश। यहां पर क्या हुआ है कि देखो, समझौता होता है दो देशों में। समझौता कैसे होता है? दो पक्षों में होता है, दो देशों में होता है, दुकानदार ग्राहक के बीच में होता है। हमने 10 रुपए दी, 10 रुपए की चीज मिल गई, इट इज ओनली फॉर कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन भारत में राज्यों के साथ कोई समझौता नहीं है। कोई भी राज्य भारत से चाहकर भी अलग नहीं हो सकता है, चाहे भारत उसे कुछ दे या भारत ना दे, क्योंकि आजादी के समय हमने किसी भी राज्य से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। भारत में कोई भी राज्य चाहकर भी अलग नहीं हो सकता। सभी राज्य मिलकर क्या बनाते हैं? समूह। इसीलिए भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। यानी कि सारे राज्य मिलकर क्या बनाएंगे? यूनियन बनाएंगे, संघ बनाएंगे। इसीलिए भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ या समूह कहा गया है। सभी मिलकर एक साथ रहेंगे, कोई अलग नहीं हो सकता, अपनी इच्छा से नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार से भारत की एकता को नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि भारत के और केंद्र के मध्य, राज्यों और केंद्रों के मध्य कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। हाँ, समझौता यदि होता कि हम आपको ये देंगे तो आप भारत के राज्य के रूप में बने रहेंगे, तो वो अलग मैटर होता है, लेकिन ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। तो संघवाद का अर्थ क्या है? फेडरेशन। संघवाद का अर्थ क्या है? यूनियन। और भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बेटर ऑप्शन कौन सा देखते हैं? यूनियन। यूनियन को हिंदी में क्या कहा जाता है? संघ। और भारत में संघ शब्द लिया ही नहीं, उसकी जगह क्या लिया है? राज्यों का संघ लिया गया है। दुनिया के बहुत सारे राष्ट्रों में हम देखते हैं
कि राज्य और केंद्र के मध्य क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी राज्य चाहकर भी भारत से अलग नहीं हो सकता। सभी राज्य मिलकर क्या बनाएंगे, एक संघ बना के रखेंगे।